हुगली में अमित शाह का बड़ा बयान, हिंसा करने वालों को दी चेतावनी। लखनऊ में कृषि नीति पर बड़ा मंथन, कृषि सम्मेलन में दिखेगा भविष्य की खेती का रोड मैप। यूपी में नकलविहीन परीक्षा पर सरकार का दावा, शिक्षा मंत्री गुलाब देवी ने की मुख्यमंत्री की सराहना। सीएम सम्राट चौधरी मंत्रिमंडल में होगी कई पुराने चेहरों की छुट्टी, 24 अप्रैल के बाद कभी भी कैबिनेट विस्तार। 29 अप्रैल को पीएम मोदी का यूपी दौरा, सीएम योगी ने तैयारियों का लिया जायजा। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉच और मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह। वक्त हो गया न्यूज बुलेटिन का, तो चलिए शुरुआत करते हैं बड़ी खबरों के साथ। पश्चिम बंगाल का चुनाव अपने आप में बहुत ही ज्यादा दिलचस्प हो चुका है, जहां एक तरफ रिकॉर्ड तोड़ मतदान हुआ तो दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल के हुगली में आयोजित एक जनसभा के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्ष पर तीखा हमला बोलते हुए बयान दिया। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने भाजपा कार्यकर्ताओं पर हिंसा की और जिन घटनाओं में कार्यकर्ताओं की जान गई, वे सभी सुन लें कि वे बच नहीं पाएंगे। अमित शाह ने मन से सख्त लहजे में कहा कि 5 तारीख के बाद ऐसे लोगों को पाताल से भी ढूंढकर जेल की सलाखों के पीछे भेजा जाएगा। मैं यहाँ के आरामबाग के गुंडे और नेताओं की बात करना नहीं चाहता। उनकी बारी तो 5 तारीख के बाद है, मगर जिन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर संत्रास किया है, हमारे कार्यकर्ताओं का जान गया है, वो सभी सुनकर रखे। आप बच नहीं गए हो। 5 तारीख के बाद पाताल से भी ढूंढकर आपको जेल की सलाखों के पीछे। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में कृषि पर एक बड़े मंथन की तैयारी हो रही है। बता दें कि कृषि क्षेत्र को बेहतर बनाने के लिए यह आयोजन की तैयारी की जा रही है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में कृषि नीति किसान हित और आधुनिक खेती को बड़े विमर्श का केंद्र बनाने जा रही है। ये यहाँ आयोजित उत्तर क्षेत्र कृषि सम्मेलन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की मौजूदगी कार्यक्रम को राष्ट्रीय महत्व। ये सम्मेलन उत्तर भारत में खेती किसानी की नई दिशा तय करने वाला अहम मंच माना जाए। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी और रामनाथ ठाकुर भी इस आयोजन में शामिल होंगे। आज लखनऊ के होटल सेंटर में आयोजित इस सम्मेलन की शुरुआत केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के उद्घाटन भाषण से होगी, जिसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ किसानों और कृषि विकास को लेकर अपनी बात रखेंगे। उत्तर प्रदेश की परीक्षा व्यवस्था को लेकर के काफी खुशी जताई जा रही है। बता दें कि नकलविहीन परीक्षा को लेकर के शिक्षा मंत्री का बड़ा बयान सामने आया है। उत्तर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को लेकर सरकार की ओर से सामने आए बड़े बयान में माध्यमिक शिक्षा मंत्री स्वतंत्र प्रभार गुलाब देवी ने राज्य में आयोजित परीक्षाओं को लेकर सरकार की उपलब्धियों को गिनाया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में इस बार नकलविहीन और पूरी तरह पारदर्शी परीक्षा कराई गई। मंत्री के अनुसार परीक्षा का माहौल तनाव मुक्त रहा और छात्रों ने शांतिपूर्ण तरीके से अपने पेपर दिए। कुछ कहने से पहले मैं माननीय मुख्यमंत्री जो बहुत ही तेजस्वी हैं और दूरदर्शिता रखने वाले हैं, उनके नेतृत्व में जो परीक्षा हुई है वो नकल विहीन परीक्षा हुई है, तनाव मुक्त परीक्षा हुई है और बहुत अच्छी प्रकार से बच्चों ने पेपर दिया है। आज 23 तारीख के लिए रिजल्ट आउट हो रहा है। तो मैं सबसे पहले तो माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करती हूँ कि इतना अच्छा रिजल्ट आया है और मैं उन अभिभावकों का भी अभिनंदन करती हूँ जिन्होंने अपने बच्चों को परीक्षा देने की तैयारी में पूर्ण सहयोग दिया। उन सब समय के शिक्षकों का भी अभिनंदन करती हूँ जिन्होंने पूरे साल बच्चों की पढ़ाई में अपना योगदान दिया। मैं ये बताना चाहती हूँ कि इस वर्ष हाई स्कूल परीक्षा में 26,01,000 परीक्षार्थी शामिल हुए थे, जिसमें 23,00,000
52,000 परीक्षार्थी जो है सम्मिलित हुए हैं। हाई स्कूल का कुल उत्तीर्ण प्रतिशत 90.42 रहा, 90% से भी ऊपर हमारा रिजल्ट रहा है। इसी प्रकार से इंटरमीडिएट की परीक्षा में 24,86,000 परीक्षार्थी हमारे सम्मिलित हुए, जिसमें 19,98,000 परीक्षार्थी उत्तीर्ण हुए हैं और इंटरमीडिएट का कुल उत्तीर्ण प्रतिशत 80.38 रहा है। बिहार में भाजपा के नेतृत्व में पहली बार बनी सम्राट चौधरी की सरकार के लिए एक बड़ी खबर सामने आ रही है। माना जा रहा है कि मंत्रिमंडल का विस्तार जल्द से जल्द हो सकता है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी दिल्ली में भाजपा के बड़े नेताओं से मुलाकात करने के बाद आज पटना में पूर्व मुख्यमंत्री और जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार से भेंट कर सकते हैं। इसके बाद ये तय माना जा रहा है कि जल्दी मंत्रिमंडल का विस्तार कर दिया जाएगा। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के समय जेडीयू कोटे से 2 उप मुख्यमंत्री बनाए गए थे। पिछली सरकार में भाजपा के 2 उप मुख्यमंत्री समेत 14 मंत्री थे, जबकि जेडीयू के खाते में उप मुख्यमंत्री सहित 9 मंत्री थे। इसके अलावा लोजपा रामविलास के 2 और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा और राष्ट्र लोक मोर्चा के एक मंत्री शामिल थे। इधर बताया जा रहा है कि जेडीयू अपने कोटे में मंत्रियों की संख्या बढ़ाने का दबाव बना रही। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी 24 अप्रैल को बहुमत साबित करने के लिए आज पहुंच चुके हैं। अगली और बड़ी खबर महाराष्ट्र से सामने आ रही है, जहां महाराष्ट्र में बड़ी राजनीतिक चर्चाएं हो रही हैं। दरअसल ये खबर ऐसे समय में आई है जब केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं और चल रही परियोजनाओं को लेकर के अधिकारियों पर सवाल उठाए। पीयूष गोयल ने कहा कि भगवती अस्पताल जो काफी समय पहले बनकर शुरू हो जाना चाहिए था, उसमें देरी होना चिंता का विषय। उन्होंने बताया कि अधिकारियों की ओर से उन्हें समय पर पूरा करने का आश्वासन दिया गया था, लेकिन अब तक ये परियोजना पूरी नहीं हो सकी। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार की कोशिश है कि बिना किसी भेदभाव के सभी लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिले। इसके साथ ही प्रसूति अस्पताल को भी अपग्रेड करने की योजना का काम किया जा रहा है। है कि भगवती अस्पताल जो काफी समय पहले तैयार होकर शुरू हो जाना चाहिए था, जो मुझे आश्वासन दिया गया था अधिकारियों द्वारा पिछले 3 विजिट्स में, वो अभी तक पूरा नहीं हुआ है। अभी नए डेप्यूटी म्युनिसिपल कमिश्नर हेल्थ के आए हैं। उन्होंने मुझे आज एश्योर किया है कि जल्द से जल्द मेरे पास पर्ट चार्ट दी जाएगी, जिसमें समय लिखा जाएगा कब कब हैंडओवर होगा, कब कब क्या प्रोग्रेस होगा। मेक अ पर्ट चार्ट विद डेट वाइज टारगेट्स एंड मॉनिटर एज पर दैट पर्ट चार्ट। और जल्द से जल्द इसको कोई सामाजिक संस्था जो चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन, इसको आयुष्मान भारत हो, अलग अलग जो सरकारी स्कीम्स है, उसके तहत हर एक सामान्य व्यक्ति को अच्छी स्वास्थ्य की सेवा मिले और कोई भेदभाव के बगैर हर एक के लिए क्वालिटी हेल्थ केयर उत्तर मुंबई में मिले, उसके लिए हम प्रतिबद्ध भी हैं। भगवती को जल्द से जल्द शुरू करेंगे। साथ ही साथ शताब्दी अस्पताल में काम चल रहा है, उसको जो कमियां हैं वो पूरी करके एनटीए की ओर से आयोजित होने वाली परीक्षाओं को लेकर के बड़ी अपडेट सामने आ गई है। बता दें कि ये खबर उन छात्रों के लिए है जो एनटीए के माध्यम से परीक्षा देते हैं, यानी कि राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी की ओर से सीयूईटी पीजी 2026 परीक्षा का परिणाम आज शाम 5 बजे के आसपास जारी किया जाएगा। एनटीए की घोषणा के बाद कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट पोस्ट ग्रेजुएट में उपस्थित हुए उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर सीयूईटी पीजी रिजल्ट 2026 भी जांच सकेंगे। सीयूईटी पीजी 2026 स्कोर कार्ड डाउनलोड करने के लिए आवेदन संख्या और पासपोर्ट जैसे क्रेडेंशियल की आवश्यकता होगी। सीयूईटी पीजी फाइनल आंसर की के बाद ही रिजल्ट उपलब्ध होगा। हालांकि बता दें कि आज परिणाम घोषित होने के बाद भाग लेने वाले विश्वविद्यालय एक मेरिट सूची जारी करेंगे, जिस सूची के आधार पर काउंसलिंग सत्र और छात्रों का प्रवेश होगा।
राजनीतिक बयानबाजियों के बीच में रामदास अठावले का बड़ा बयान सामने आ गया है। बता दें कि मंत्री रामदास अठावले ने कहा है कि इस बार की जो रणनीति होगी वो बहुत अलग होगी। रामदास अठावले ने पश्चिम बंगाल की राजनीति को लेकर बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में पश्चिम बंगाल और कुछ अन्य राज्यों में सत्ता परिवर्तन देखने को मिल सकता है। दोनों भी राज्यों में सत्ता परिवर्तन होगा, क्योंकि जिस तरह मतलब वेस्ट बंगाल में ममता दीदी के 5 साल की कार्यकाल में बंगाल किया वहाँ, और हम बंगाल को सुनहरी बंगला बनना चाहते हैं। नरेंद्र मोदी जी का विजन है कि वहाँ के हर आदमी को न्याय देना है, वहाँ का जो पॉलिटिकल क्रिमिनलाइजेशन है उसको पूर्ण करना है, हर आदमी की सुरक्षा करनी है। तो 5 सालों में महिलाओं पर भी बहुत सारे अत्याचार हुए हैं, इसीलिए लोग नाराज हैं और इसीलिए मतलब वेस्ट बंगाल में सत्ता परिवर्तन हो सकता है। लास्ट इलेक्शन में बीजेपी को 74 सीटें मिली थी और 95 सीटें बहुत कम वोट से हारी थी। इस वक्त का मामला ऐसा है कि जरूर नरेंद्र मोदी जी पर लोगों का विश्वास है। और अभी महिला आरक्षण का जो बिल है, ये भी बिल इन्होंने ठुकराया है अपोजिशन ने, ममता बनर्जी की पार्टी के लोगों ने मतलब अपोजिशन में वोटिंग किया है। इसीलिए वहाँ की महिलाएं ममता दीदी को माफ नहीं करेगी। वहाँ का वोटिंग हमको हमारे एनडीए को मिलेगा, बीजेपी को मिलेगा और वहाँ मोदी जी के नेतृत्व में सत्ता आएगी। तमिलनाडु में ऐसा है कि स्टालिन जी के नेतृत्व में सरकार है, फिर वहाँ दलितों पर अत्याचार हो रहे, उसमें उसको रोकने के लिए उनके सरकार में ताकत नहीं है। और ये डीएमके और बीजेपी का अलायंस वहाँ है और इस वक्त वहाँ की भी जो महिलाएं हैं, ये महिलाएं भी हमको साथ देंगी और तमिलनाडु में भी हमारी सत्ता आएगी, ऐसा हमें पूरा विश्वास है। हाँ तो लेकिन पश्चिम बंगाल में पहले चरण का चुनाव है, सेकंड फेज का चुनाव होना बाकी है। राहुल गांधी जो है पश्चिम बंगाल उत्तर प्रदेश के विकास को नई रफ्तार देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आने वाले 29 अप्रैल को अब हरदोई पहुंच रहे हैं। प्रधानमंत्री यहां करीब 36,000 करोड़ रुपए की लागत से तैयार हुए महत्वाकांक्षी गंगा एक्सप्रेसवे का भव्य उद्घाटन करेंगे और एक विशाल जनसभा को भी संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री की जनसभा को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। प्रशासनिक अमला लगातार निरीक्षण कर सुरक्षा व्यवस्था का भी जायजा ले रहे हैं। वहीं जहां प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रस्तावित कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने मौके पर मौजूद अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ विस्तारित बैठक भी की और तैयारियों की समीक्षा की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कार्यक्रम स्थल पर सुरक्षा, यातायात व्यवस्था, जन सुविधा और मंच व्यवस्था को लेकर अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने साफ कहा कि प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पश्चिम बंगाल से चुनावी हलचल के बीच तृणमूल कांग्रेस की ओर से बड़ा बयान सामने आया। पार्टी नेता कुणाल घोष ने पहले चरण के मतदान को लेकर कई दावे किए। कुणाल घोष ने कहा कि राज्य में पहले चरण का मतदान शांतिपूर्ण तरीके से जारी रहा और शाम 5 बजे तक लगभग 90% मतदान दर्ज किया गया, जिसमें और बढ़ोतरी की संभावनाएं भी जताई गई। আপনারা জানেন পশ্চিমবঙ্গে আজ প্রথম পর্যায়ে বিধানসভা নির্বাচন চলছে। এখনো পর্যন্ত আমরা যা পেয়েছি, আমরা যখন বসেছি তখনো পর্যন্ত ভোট পড়েছে প্রায় 90%। বিকেল 5টা পর্যন্ত, হ্যাঁ, বিকেল 5টা পর্যন্ত এটা বাড়বে স্বভাবতই। তো এখন বিপুল সংখ্যক মানুষ ভোট দিয়েছেন। তা আমরা প্রথমেই বলতে চাই যে পশ্চিমবঙ্গের মানুষ প্রথম পর্যায়ের ভোটে বিজেপির কোমর ভেঙে দিয়ে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রতি, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের লড়াই এবং উন্নয়নের প্রতি পূর্ণ সমর্থন দিয়ে বিপুল জয়ের দিকে এগিয়ে দিয়েছেন তৃণমূল কংগ্রেসকে। 152টি আসনের মধ্যে আমরা কম করে 125, 132, 33, 34 অব্দি উঠে যেতে পারে তৃণমূলের স্ট্রাইক রেট। যে পরিমাণ মানুষ ভোট দিয়েছেন, মা বোনেরা মহিলারা ভোট দিয়েছেন, প্রত্যেকটি জেলা থেকে, প্রত্যেকটি আসন থেকে আমরা যে রিপোর্ট পাচ্ছি তাতে মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত সমর্থন। এবার পার্সেন্টেজ অফ ভোটটা যে বেশি হচ্ছে সেটাকে দেখিয়ে বিরোধীরা একটা ভুল ন্যারেটিভ তৈরি করতে যাচ্ছে যে বেশি ভোট পড়েছে তাহলে অমুক, তাহলে তমুক। এটা একদম নয়, এটা সরল পাটিগণিতিক নিয়ম। তার কারণ ইনুমারেশন ফর্মের পর যে মৃত বা স্থানান্তরিত ভোটার্স বাদ গিয়েছেন
জেনুইন যে ভোটার বাদ গিয়েছেন তাদের জন্য লড়াই চলবে, কিন্তু বাকি যারা মৃত এবং স্থানান্তরিত ভোটার সেটা বাদ দিলে আমরা তখনই বলেছিলাম এবার ভোটের পার্সেন্টেজ অফ ভোট তো বাড়বে, স্বাভাবিক ব্যাপার। তো সেই পার্সেন্টেজ অফ ভোট, আর বিজেপি কখনো বাংলার মানুষকে বেশি ভোট দিতে বলেনি, বিজেপি চেষ্টা করেছে কম ভোটার কম ভোট। তো ফলে এই যে বিপুল ভোটের হার, এটা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উন্নয়ন এবং বিজেপির মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উন্নয়নের সমর্থনে আর বিজেপির বঙ্গ বিরোধী অবস্থানের এবং নির্বাচন কমিশনের ভোটের না। पंजाब में आज रात 8 बजे एक बड़ा अभ्यास आयोजित किया जाएगा जिसमें सिविल डिफेंस की तैयारियों को परखा जाएगा। यह अभ्यास गृह मंत्रालय भारत सरकार के दिशा निर्देशों के तहत किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य किसी भी आपात स्थिति या हवाई हमले जैसी परिस्थितियों में प्रशासन और राहत एजेंसियों की तत्परता का आकलन करना है। फिरोजपुर सहित राज्य के सभी जिलों में इस अभ्यास को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई। इस संबंध में फिरोजपुर में सिविल डिफेंस विभाग की बैठक आयोजित की गई, जिसमें अधिकारियों और स्वयंसेवकों की ड्यूटियां तय की गई। बैठक की अध्यक्षता चीफ वार्डन परमिंदर सिंह थिंद और होम गार्ड्स के स्टोर सुप्रिंटेंडेंट परमिंदर सिंह बाट ने की है। हालांकि ये सायरन लगभग 2 मिनट तक अलग अलग ध्वनि में बजेगा, जिससे लोगों को चेतावनी संकेत मिलेंगे। इसके बाद प्रशासन द्वारा चिन्हित क्षेत्रों में अंधेरा किया जाएगा। उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश समेत देश के कई राज्यों में लू का प्रकोप जारी। दूसरी ओर पूर्वोत्तर और पूर्वी भारत में आंधी बारिश का कहर देखने को मिला। भारत मौसम विभाग ने अब पूर्वोत्तर और पूर्वी भारत के 13 राज्यों में आंधी तूफान के साथ भारी बारिश होने का अलर्ट जारी किया। हालांकि उत्तर भारत में भी आने वाले दिनों में मौसम एक बार फिर करवट लेगा। आईएमडी के अनुसार असम, मेघालय, त्रिपुरा, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और आंध्र प्रदेश और त्रिपुरा में 24 से 29 अप्रैल गरज चमक और तेज हवाओं के साथ बारिश का अनुमान है। वहीं बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में भी 24 से 29 अप्रैल तक हल्की से लेकर मध्यम स्तर की बारिश हो सकती है। मौसम विभाग के अनुसार हिमाचल प्रदेश में 24 से 29 अप्रैल तक हल्की बारिश होने की संभावना है। उत्तर प्रदेश में 28 और 29 अप्रैल को बारिश का पूर्व अनुमान जारी किया गया है। पुणे में रहने वाले उन हजारों लोगों के लिए एक बहुत बड़ी और राहत की खबर सामने है, जो अक्सर काम के सिलसिले में या बाबा विश्वनाथ के दर्शन के लिए वाराणसी जाते रहते हैं। अब आपको कंफर्ट और कंफर्म टिकट सुविधाओं के लिए महीनों पहले माथापच्ची करने की जरूरत नहीं रहेगी। रेलवे ने पुणे से वाराणसी के बीच सीधे अमृत भारत एक्सप्रेस शुरू करने का फैसला किया। ये ट्रेन आज से अपनी पटरी पर दौड़ने लगेगी। अगर आप सोच रहे हैं कि ये कोई साधारण ट्रेन है तो आप गलत हैं। अमृत भारत एक्सप्रेस को वंदे भारत का किफायती वर्जन माना जाता है, यानी इसमें सुविधाएं तो शानदार मिलेंगी, लेकिन इसका किराया आम आदमी की जेब के हिसाब से रखा गया है। ये ट्रेन के दोनों तरफ इंजन लगे होते हैं, जिससे बहुत तेजी से स्पीड पकड़ती है और रुकती है। इस सफर का समय काफी बच जाता है। इसमें खास तरह के सेमी परमानेंट कपलर्स लगे हैं, जिसकी वजह से जब ट्रेन चलती है रुकती है तो यात्रियों को वो जोरदार झटका नहीं लगेगा जो अक्सर पुरानी ट्रेनों में महसूस होता है। फिलहाल इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की ऐसी तमाम बड़ी और अहम खबरों को देखने के लिए बने रहें इंडिया वॉच के साथ।